मेरा बाप हर रोज एक नई लड़की लेकर आता और मेरी माँ को इशारा करता। माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ करती क्या है। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज आती। वो रोते हुए कहती, तेरी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रही हो। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ। शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाजा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, अरे ओ मेनका, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखों में इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाह मेरी तरफ थी। मैं बुत सी बनी हुई उस लड़की को देखी जा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की को हाथ पकड़कर कमरे में गई, जबकि पापा की नज़र मुझ पर थी। वो मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों हो डूबी हो? जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें पता तो है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोजाना का मामूल था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती थी। माँ ने कभी पापा से इस बात का एतराज नहीं किया था कि तुम हर रोज नई लड़कियां क्यों लाते हो। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने बस मुझे ही अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि माँ, पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां कहाँ से लाते हैं और वो यहाँ आकर क्या करती हैं। माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। माँ का गुस्सा देखकर मेरे सवाल अंदर ही अंदर दबकर रह जाते। अपने घर के इन हालातों को देखकर मैं अंदर सवाल तो बहुत उमड़ते, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं उठकर पापा को खाना दिया और खुद किचन में ही बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। हमारे घर के सभी लोग बहुत ही पहले ही सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। मैंने देखा पापा बाहर बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वो मुझे बताना चाहती हो। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलते रह गई, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पापा बेखबर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे में बाहर निकली। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तो मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं, पर आज ना जाने मेरा खुद पर कोई कंट्रोल क्यों ना था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर यह देखकर हैरत हुई कि दरवाजा को तो अंदर से लॉक किया गया था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज गूंजने लगी। वो रो रही थी, सिसक रही थी, फिर कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो, क्योंकि ये मत सोचना कि इसकी तुम्हें माफी मिल जाएगी। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखें के सामने तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा, मगर तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो।
उस लड़की के सिसकने की आवाज़ फिर से दोबारा आई तो मैं डर गई। मैं कांपने लगी। मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पापा पिछले 3 महीने से जवान जवान लड़कियों को घर लाया करते। क्या ये 3 महीने में आने वाली हर लड़की मुझे इसी तरह बद्दुआ देती होगी और यूं ही मेरी माँ के सामने वो लड़कियां गिड़गिड़ाती होंगी? मगर क्यों मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी कि लड़कियों ने रोने लगती थी और फिर मुझे बद्दुआएं देने पर मजबूर हो जाती थी? इस सवाल ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। यूं मुझे बैठे बैठे सुबह हो गई और माँ कमरे से बाहर आई थी और पीछे वो लड़की थी जिसे पापा आज घर लाए थे। उसकी हालात बहुत ख़राब लग रही थी, पहले जैसी नहीं थे। मैंने देखा उसकी टांगें कपा रही थी। वो बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखते हुए लड़खड़ाते चल रही थी। माँ ने झंझोर कर पापा को उठाया और कहने लगी, ले जाओ इस लड़की को जहाँ से लाए थे। मेरा काम हो गया है। पापा आंखें मलते हुए उठे। फिर उन्होंने लड़की को पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद माँ मेरे कमरे में तरफ बढ़ने लगी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर रह गई और सोने का नाटक करने लगी। माँ मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगी, नैना, मुझे तो लगता है कि तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। जल्दी से उठो, सुबह हो गई है। मैं आंखें मलते हुए उठकर बैठी थी। माँ के चेहरे पर मुझे ज़रा भी थकावट नज़र नहीं आई थी। उन्होंने देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत सुकून महसूस कर रही हो। माँ मुझे जगाकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोक लिया था और कहने लगी, माँ मेरे पास बैठ जाइए। माँ ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और फिर बोली, माँ आप कब जाएंगी? मेरे सवाल से वो घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सवाल से परेशान हो गई हो। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जाऊंगी। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा, माँ मुझे रात भर बहुत डरावने डरावने सपने आते रहे। कल शाम पापा जिस लड़की को घर लाए थे वो सपने में आई थी और मुझे डरा रही थी। माँ वो लड़की कहाँ पर है? पापा उस लड़की को क्यों लेकर आए थे? माँ ने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। वे इधर उधर देख रही थी कि किसी की तरह वो इस सवाल से बच जाए। पहले जब मैं माँ से कोई सवाल करती तो वो डांट देती, पर आज मैं बहुत रो रही थी और मैंने झूठ भी बोल दिया था कि वह लड़की सपने में आई थी। बहुत सोच विचार के बाद माँ ने बताया कि वो लड़की तुम्हारे पापा के किसी जानने वाले के घर की थी। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था तो वो उसे अपने साथ घर लेकर आए थे। जब तुम सो गई तो उस लड़की का पति और उसके सास ससुर हमारे घर आए थे और उस लड़की को मनाकर अपने साथ ले गए। माँ ने आखिरकार झूठ बोल ही दिया था। मैंने कहा, माँ पर पापा तो हर रोज़ कोई ना कोई लड़की लेकर आते हैं, तो क्या हर लड़की की यही परेशानी होती है? माँ ने मेरा आंसू पोंछते कहा, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है। यहाँ जो भी लड़की आती है अपनी किसी की ना किसी की परेशानी की वजह से आती है। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। उठो, हाथ मुंह धो लो और चाय पी लो। तुम माँ यही कहकर कमरे से चली गई थी। माँ के इतना समझाने पर भी मेरे दिमाग में बहुत ही से सवाल अभी भी थे, क्योंकि मुझे पता
था कि माँ ने सच नहीं बोला है, वो झूठ बोल रही थी। खैर मेरे दिन किसी तरह गुजरा। शाम हुई तो फिर से बरामदे में की चरपाई पर बैठ गई। माँ मुझे उठाते हुए कहने लगी, नैना जल्दी उठो, लगता है आंधी आने वाली है, घर के सभी दरवाजे जल्दी से बंद कर लो। मैं समझ गई थी कि माँ मुझे इसलिए यहाँ से हटाना चाहती है कि मैं कुछ जान ना सकूं कि पापा आज से किसी लड़की को घर लेकर आएंगे। मैंने कहा हाँ अभी जाती हूँ। मैंने माँ को अपनी बातों में बहलाए रखा। तभी हमारे गेट का दरवाज़ा खुला और पापा गेट के अंदर आए और एक जवान सी लड़की उनके पीछे थी। आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उस लड़की से सवाल किया, मगर इससे पहले कि वो मुझे कुछ जवाब देती, माँ उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई। फिर जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उनके जाने के बाद पापा ने मुझे घूरते हुए कहा, ये क्या कर रही थी तुम? मैं घबरा गई थी क्योंकि मुझे पापा के गुस्से से बहुत डर लगता था। मैंने कहा कुछ नहीं पापा, बस वो लड़की अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने बात कर ली। पापा ने कहा, खबरदार खबरदार, जो आज के बाद तुमने किसी लड़की से बात भी की। चलो उठो, मुझे खाना दो। मैंने पापा को खाना दिया, फिर अपने कमरे में आ गई। मैं चाहती थी कि पापा आज भी जल्दी से जल्द सो जाएं। मैं जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की मुझे बद्दुआ देगी या नहीं। यूं ही वक्त गुजर आ रहा था और फिर पूरे घर में पापा के खर्राटे गूंजने लगे। मैं जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे और दरवाजे से जाकर लग गई। माँ के कमरे में से लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लड़की रो रही थी, आह भर रही थी। माँ ने गुस्से में कहा, बस बस, ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तो तुम पर हैरत होती है कि तुम कैसी औरत हो। तुम्हारी खुद की बेटी है, भी जवान है। अगर कल को कोई औरत उसके साथ यही सब करेगी तो तुम क्या करोगी? एक बात याद रखना, आज जो तुम पर साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के सामने ज़रूर आएगा। उसकी बात सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। मैं चाहती थी कि दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की मदद करूं। फिर तो तभी पापा के खर्राटे दम गए थे और जल्दी से मैं भागकर अपने कमरे में गई। आज मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था, मगर वो क्या था उसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं था। फिर मैंने यह फैसला किया, जो कुछ भी मेरे घर हो रहा था उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। पहले तो मैंने बड़ी बेखबरी से जिंदगी गुजारी थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे छोटे मामले पर भी बड़ी गहरी निगाह रखा करती थी। एक कि कौन आता है कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी, शोभा आंटी, जो अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वो जब भी हमारे घर आती, माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियां ना जाने घंटों आपस में क्या बातें करती थी कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से शोभा आंटी ज़रूर वाकिफ होंगी। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था कि वो माँ के इस राज से हरगिज़ पर्दा नहीं हटाएंगी। फिर भी मैंने अपना कोशिश करके देखना चाहती थी। शुरू से ही आंटी मुझसे अच्छे से बात करती थी और कोई भी नया कपड़ा खरीदना या सिलवाना होता तो नए फैशन के बारे में मुझसे पूछती थी। कहती कि तुम आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हें नए फैशन के बारे में ज़्यादा पता होगा। एक दिन वो मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। उसने नज़र बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उससे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज़ आई, नैना तुम कहाँ हो? देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती हैं।
मैंने माँ से कहा, माँ मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए कि वो छत पर ही आ जाए। मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आज कल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे बताओ, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में तो पैंट शलवार चलत में है। पापा जिस लड़की को कल लेकर आए थे वह सूट के साथ पैंट शलवार पहनी थी, उसके ऊपर बहुत अच्छे जच रहे थे। मेरी बात सुनकर शोभा आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था, बस वही हर रोज आने वाली लड़कियां। पापा हर रोज कोई ना कोई लड़की लेकर आते हैं और माँ उन्हें कमरे में ले जाती है। कमरे में जाने के बाद वो लड़कियां रात भर कमरे में बिताती हैं और सुबह होने से पहले चली जाती हैं। शोभा आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। वो कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारे माँ की कोई और सहेलियां हैं क्या? मैं चाहती थी कि मैं ऐसी बात करूं कि शोभा आंटी सारी हकीकत मुझे बता दे। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता ये माँ की सहेलियां हैं या फिर कुछ और। अगर वो माँ की सहेलियां होती तो उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती? शोभा आंटी अपने कपड़े के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, नैना तुम क्या कह रही हो? ये कौन सी बातें बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। आंटी की बातों से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि शायद वो कुछ नहीं जानती और वो मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, आंटी अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि बहुत अंदर की बात होगी, और अगर आप माँ से इस बारे में पूछेंगी तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा, इसलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछिएगा। आंटी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारे माँ के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, पर सच कहूँ तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। मुझे उन लड़कियों के रोने की आवाज़ बहुत परेशान करती थी। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। शोभा आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। मैंने कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी माँ सच्चाई बताने के लिए बेबस हो जाएगी, फिर मैं वो सारी बात तुम्हें बता दूंगी। मैंने सहमति से सिर हिला दिया और कहने लगी, आंटी जैसे तैसे करके जल्दी इस बारे में पता कर लीजिएगा। शोभा आंटी बहुत अच्छी औरत थी। मैंने उनके जिम्मे यह काम लगा दिया तो मुझे बहुत तसल्ली मिली। अभी भी माँ और पापा की वही रूटीन जारी थी। पापा हर रोज नई लड़कियों को लेकर आते और माँ उन लड़कियों को अपने कमरे में लेकर जाती। शोभा आंटी पूरे एक हफ्ते बाद हमारे घर आई थी। तब मैं अपने कमरे में बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी। फिर पढ़ाई छोड़ के खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा कि कल रात भाई साहब के साथ तुम्हारे घर में कौन सी लड़की आई थी? माँ पानी पी रही थी, उनके गले में पानी अटक गया। वो खांसने लगी। माँ की खांसी खत्म हुई तो आंटी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ कल तुम्हारे घर कौन आया था? माँ ने कहा, शोभा तुम ये क्या कह रही हो, हमारे घर कौन आएगा? आंटी ने कहा, तुम भी कमाल करती हो। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था कोई लड़की रात 8 बजे के बाद तुम्हारे घर
आई थी, मैं तो उसी मेहमान से मिलने आई हूँ। मुझे लगा शायद वह तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। माँ ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अच्छा अच्छा, वो लड़की, वह तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी, इसलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया था। दरअसल वह नैना के पापा की कोई रिश्तेदार थी। खड़े खड़े ही हमसे मिलने आई थी। शोभा आंटी बोली, अच्छा नैना कहाँ है? मैंने उससे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में पूछा था। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने नहीं बताया था। माँ ने आंटी को मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। शोभा आंटी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, नैना तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपना राज हमें नहीं बताएगी, उसकी खातिर हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं एक मोबाइल छुपाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं और तुम ज्यादा बातें करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मैं मोबाइल पर तुम्हारे साथ बात करूंगी। मैंने जल्दी से मोबाइल लेकर अपनी किताबों में छुपा दिया। रात हुई तो फिर एक लड़की हमारे घर लाई गई थी। माँ उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चली गई और पापा कुछ देर बाद खर्राटे लेने लगे। मैंने जल्दी से शोभा आंटी को फोन मिलाया। उन्होंने कहा, हाँ नैना बोलो, क्या तुम्हारे हाथ कोई सुराग लगा क्या? मैंने कहा, आंटी आज फिर एक लड़की घर आई है। माँ उस लड़की को अपने कमरे में ले गई और पापा खर्राटे ले रहे हैं। आंटी ने कहा, नैना क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना ताकि किसी को पता ना चले, फिर हम दोनों मिलकर बैठकर कुछ बात करते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने आने की खबर सुनकर शोभा आंटी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। मैंने दबे कदमों जाकर गेट खोला और गेट के बाहर आ गई। सामने ही शोभा आंटी खड़ी थी। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उनके कहने मुताबिक मैं उनके घर जाने लगी। मैंने शोभा आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था, पर उनके घर में कदम रखते ही यह देखकर तंग रह गई थी कि उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर दुनिया जहाँ की सारी चीजें मौजूद थी। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि शोभा आंटी एक विधवा औरत थी और उनके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वह अपना घर इतना अच्छा बनाती। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, आंटी उस मसले का हम क्या हल निकालें? आंटी ने कहा, नैना इस बारे में बात करने के लिए अभी पूरी रात बाकी है। यही कहते हुए शोभा आंटी अपनी अलमारी से मुझे एक लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, नैना मैं चाहती हूँ कि तुम यह लहंगा पहन लो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और कहने लगी, ये क्या आंटी, हम अपना काम करने आए हैं और आप मुझे लहंगा पहना रही हैं। आंटी ने गुस्से से कहा, बस जैसा जैसा मैं कहती जा रही हूँ वैसा करती जाओ। मैंने कहा, पर आंटी। उन्होंने कहा, प्लीज मेरी खातिर ये पहन लो, यह लहंगा उस राज के बारे में पता लगाने में बहुत काम आएगा। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके काफी इशारे के बाद मैंने वह लहंगा पहनने के बाद वह मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके एक दूसरे कमरे में ले गई, पर वहां जाते ही मैं हक्का बक्का रह गई। वहां पर एक कालीन बिछी हुई थी और बहुत से मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, नैना अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, पर आंटी आप यह क्या कर रही हैं? हम तो किसी और काम के लिए आए हैं। आंटी ने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानो तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई और नाच चाहते हुए भी मैं नाचने लगी और सारी रात मैं नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे लोग वहां से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे
मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, नैना ये लो, ये तुम्हारी आज रात की कमाई है। मैंने रोते हुए कहा, पर आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की भी आंखें नम थी। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं जैसे ही कॉलेज जाने के लिए निकली तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोग ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने तो कभी सपने भी में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाजा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए? वो मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा यहाँ घिनौना धंधा करते हैं। वह लड़कियों को अगवा कर उन्हें नचाने गाने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बताया गया कि मैं विधवा हूँ, पर जबकि मेरी तो शादी हुई ही नहीं। मैं कोई साल तुम्हारी माँ के लिए नाचती रही और जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि शोभा, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। मैंने अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनाया, पर मैं किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर ये काम नहीं करवाती, बल्कि लड़कियों को खुद मेरे पास आती। पर जब कि मेरी तुम्हारी माँ पर बाप आज भी मासूम लड़कियों को अगवा करके उनसे ये धंधा करवाते हैं। पर मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी माँ आज भी ये सब करती है। मुझे लगा तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने ये काम छोड़ दिया है, पर जब तुमने उस दिन बताया तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों के साथ क्या करती है, और वो भी अभी अपने काम से बाज नहीं आई। आंटी की बात सुनकर मैं सदमे से आ गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या मेरी माँ इतना गलत काम करती है। सोचते सोचते मैं पूरी रात गुजर गई और सुबह हुई तो मेरे गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी, पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं शोभा आंटी के घर पर हूँ। माँ मुझे ढूंढते हुए घबराकर शोभा आंटी के घर पर आई और कहने लगी, शोभा, तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया कि वह कहाँ गई होगी? कोई लड़का का चक्कर तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम बता दो। मैं पागलों की तरह सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। शोभा आंटी ने हंसकर कहा, आपने मेरे साथ जो किया था वो याद है ना? और फिर चोरी छुपे न जाने तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मुझे तो लगता है उसी की सजा मिली है तुम्हें। उन दोनों में यही बातें हो रही थी, तभी मैं बाहर आई। माँ मुझे देखते ही मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी और यह क्या पहना है तूने? मैंने कहा, माँ, आज आपकी बेटी कुछ घंटों के लिए गायब हुई तो आप इतनी घबरा गईं। आप और पापा जिन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हो, तब आप लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? वो भी तो किसी की बेटी होंगी। माँ ने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा, मैं आप और पापा को एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ, अगर आप दोनों ये काम करना छोड़ देंगे। माँ मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, ठीक है बेटी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उस दिन माँ और पापा दोनों जिस तरह मेरे लिए तड़प रहे थे, उन्हें एहसास हो गया था कि सच बात है। वह जिन मासूम लड़कियों को लेकर आते हैं वह भी किसी की बेटी होती हैं। उस दिन से उन लोगों ने ये गलत काम करना छोड़ दिया और मैं हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है वो भी बताएं।